चलो। गुड मॉर्निंग। चलो, रिमेनिंग चैप्टर क्लियर करते हैं, फिर डाउट्स कुछ भेजे हैं स्टूडेंट्स ने, वो डाउट्स करेंगे। डाउट्स में कल करना था मुझे, लेकिन कल भी नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे, डाउट्स इधर ही करेंगे, जितना होता है देखते हैं। चलो, ठीक है। और क्या है, चलो पहले चैप्टर क्लियर करते हैं, फिर डाउट्स करेंगे। तो क्या क्या देखा है, देखो किधर तक हुआ है, रेडियो तक हुआ है क्या? रेडियो लिख के दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया शायद। रेडियो लिख के दिया है, एक्सप्लेन नहीं हुआ ना। ठीक है, चलो। तो क्या देखा है, फ्री वाइब्रेशंस फर्स्ट। फ्री वाइब्रेशन मीन्स व्हाट? विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। फ्री वाइब्रेशंस मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ट्रूली फ्री वाइब्रेशंस मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, और क्या? विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल फ्रिक्शन। उसके बाद फोर्स्ड वाइब्रेशंस मतलब बाहर का उस पर फोर्स रहता है। देन हो गया रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या हुआ है, अभी एग्जांपल्स चल रहा है। रेजोनेंस मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। रेजोनेंस में क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तब एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत बढ़ता है। तब एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत बढ़ता है। उसके बाद क्या देखा है, एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। फर्स्ट देखा है पेंडुलम। पेंडुलम के बाद क्या देखा है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट छोटा मोटा पाइप रहता है। हर एक पाइप का रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी अलग रहता है। तो स्टमक पे इधर रख दिया, तो स्टमक पे के अंदर से अगर 200 हर्ट्ज 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो 200 हर्ट्ज वाला पाइप रेजोनेट करता है, बड़ा एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करता है, बड़ा साउंड प्रोड्यूस करता है, और वो कान में आता है, सुनाई देता है। ठीक है। स्टेथोस्कोप के बाद क्या देखा है, बेल। स्टेथोस्कोप का बेल किसके लिए यूज करने का, लो फ्रीक्वेंसी के लिए, और डायफ्राम किसके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। देन क्या हुआ है, रेडियो। रेडियो का एक्सप्लेनेशन हुआ है या नहीं है, चलो कमेंट करो। शायद नहीं हुआ। रेडियो का एक्सप्लेनेशन दिया है क्या नहीं दिया, चलो करो। लिख के दिया है शायद, लिखा नहीं तो लिखो। स्टेथोस्कोप के बाद एग्जांपल क्या है, रेडियो। एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, चलो एक्सप्लेनेशन देखो रेडियो का। चलो, तो रेडियो देखो अपने घर पे है, अभी कोई यूज नहीं करता। कोई यूज करता है तुम्हारा, ओके, नाना दादा दादा, अगर कोई यूज करते हैं तो देखो। अब बाकी आजकल रेडियो कौन यूज कर रहा है, ओके। मुंबई और पुणे में थोड़ा यूज होता है, लेकिन अभी अपने इधर यूज नहीं होता। तो अपना रेडियो ऐसा है। अपना रेडियो ऐसा है, इसके अंदर नीडल है। इसके अंदर नीडल है, नीडल इधर 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 उधर मूव होता है। तो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है 90 हर्ट्ज, यहां पर है 94.3 हर्ट्ज, यहां पर है 98.3 हर्ट्ज। ओके। थोड़ा नंबर छोटा है, शायद दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे पता नहीं है। चलो देखो, तो यहां पर है क्या, 90 नंबर है। यहाँ का नंबर क्या है, 94.3 है।
यहाँ का नंबर है 98.3। ठीक है, ओके। तो ऊपर है जो निडल है, यहाँ पर एक सर्कल ये रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए बटन रहता है। ये बटन गोल गोल घुमाए तो इधर का निडल इधर इधर जाता है, इधर का निडल ऊपर का इधर उधर जाता है। ऐसा वाला रेडियो देखा है क्या? ऐसा वाला रेडियो तुम लोगों ने देखा ही नहीं, बस डिजिटली देखा है। एंटेना नहीं रे, एंटेना नहीं, ऐसा एंटेना इधर अलग रहता है, एंटेना इधर अलग रहता है ऐसा। ये एंटेना नहीं, ये गोल गोल घुमाए तो अंदर का निडल इधर उधर घूमता है, एंटेना नहीं है। ऐसा देखा है रेडियो का? देखा ही नहीं। पुराना रेडियो आता था ना असला, ऐसा आता था पुराना। वो मूवी में है ना, कौन सा, बर्फी, बर्फी मूवी में, मर्फी बर्फी, उसमें दिखाया ना ऐसा। मर्फी का आता था, मर्फी नाम था रेडियो का, कंपनी का। इमेजिनेशन, हाँ इमेजिन करो। ओके, तो ऐसा इधर नॉब घुमाया तो ये निडल इधर उधर होता है, ये निडल। ठीक है, ओके। तो अब निडल कहां पर सेट किया है? अब निडल कहां पर सेट किया है? 90 पे निडल सेट किया है। यहाँ पर 94 है, यहाँ पर 98 है, 90 पर निडल सेट किया है। इधर एक चैनल है, इधर एक चैनल है, घर है, घर के ऊपर है एंटेना, ऐसा है। ओके, तो ये चैनल में से बाहर फ्रीक्वेंसी निकलता है। ये गाना बजा रहा है, ये वाला रेडियो गाना बजा रहा है क्या? कुछ तो बजा रहा है, कुछ तो। तेरे बिन बजा रहा है, तेरे तेरे बिन, वो कुछ तो ऐसा बजा रहा है। और इधर का एक रेडियो स्टेशन है, ये क्या बजा रहा है? ये बजा रहा है, बाला बाला बजा रहा है। ठीक है, तो ये वाला, चलो चलो, ये वाला रेडियो 90 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, और ये वाला रेडियो स्टेशन 94.3 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी हवा में छोड़ता है। ठीक है, तो एट ए टाइम हवा में क्या है, और एक रेडियो का स्टेशन है, और एक लेते हैं, और एक स्टेशन है, ये छोड़ रहा है 98.3 हर्ट्ज पे छोड़ रहा है। इधर क्या बज रहा है? कोला कोला बज रहा है। इधर क्या बज रहा है? कोला कोला। तो यहां से कोला कोला क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, ये भी हमको है सिलेबस में, किधर है? कम्युनिकेशन चैप्टर में है, फाइनल चैप्टर। तो उधर क्या है? हाँ, कुछ कुछ ठीक है यार, ठीक है, ओके। तो इधर से क्या बज रहा है? कोला कोला। तो क्या करते हैं, इस सॉन्ग को 98.3 फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करते हैं और हवा में छोड़ते हैं। इस सॉन्ग को क्या करते हैं, 98.3 फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करते हैं और हवा में छोड़ते हैं। अभी जो क्लासरूम में हम लोग माइक यूज करते हैं, क्लासरूम में मेरे पास जो माइक रहता है, यहाँ पर माइक रहता है और यहाँ पर ऐसा कुछ तो रहता है ना, वो ट्रांसमीटर बोलते हैं उसको, ट्रांसमीटर। वो भी क्या करता है, वैसा ही रहता है, वो भी रेडियो जैसा ही काम करता है। उसके नीचे कभी तो देखो तुम लोग, अभी वो है नहीं इधर, इधर अभी वायर्ड माइक है, पूरा वायर लगा है लैपटॉप को, इधर कुछ ट्रांसमीटर वगैरह नहीं है। तो जो क्लासरूम में तुम लोगों ने माइक देखा है जो यूज होता है रेगुलरली, वायरलेस रहता है। वहां पर भी क्या होता है, मेरा साउंड वो डब्बे में जाता है ट्रांसमीटर में, और ट्रांसमीटर में मेरा साउंड, वो ट्रांसमीटर का फ्रीक्वेंसी रहता है 200 हर्ट्ज, कुछ तो 200 रहता है, हर एक ट्रांसमीटर का अलग रहता है। तो वो 200 हर्ट्ज के साथ मेरा साउंड मिक्स होता है, फिर हवा में छोड़ता है। और फिर जो रिसीवर रहता है, नीचे रहता है ना रिसीवर, हमेशा अपना लेक्चर में नीचे रिसीवर रहता है, जो एंटेना खड़ा रहता है ना, वो रहता है रिसीवर। तो रिसीवर क्या करता है, वो साउंड कैच करता है और फिर एम्पलीफायर को देता है, एम्पलीफायर स्पीकर को देता है, स्पीकर आवाज बजाता है फिर मेरा। तो चलो चलो, अभी इधर देखो, आंखों का काजल बाद में देखेंगे, पहले इधर देखो। तो 98.3 ये बजा रहा है कोला कोला, ये बजा रहा है तेरे बिन, ये बजा रहा है बाला बाला। अब क्या है, हमको अगर 90 हर्ट्ज वाला ये तेरे बिन वाला गाना सुनना है,
ये वाला क्या कर रहा है, इस गाने को इस फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करके हवा में छोड़ रहा है, ये वाला इस गाने को इस फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करके मेगाहर्ट्ज रहता है, ये मेगाहर्ट्ज रहता है। ये यहाँ पे मेगा नहीं लिखा मैंने, लेकिन मेगाहर्ट्ज रहता है। तुम लोग अपना रेडियो पे भी देखो, मोबाइल पर भी मेगाहर्ट्ज आता है, मेगाहर्ट्ज रहता है। और ये वाला बाला बाला इस फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करके हवा में छोड़ रहा है। अब रेडियो पे हमने सेट किया 90, अगर हमने रेडियो पे सेट किया 90, तो रेडियो क्या करता है, इसका भी फ्रीक्वेंसी 90 है और इसका भी फ्रीक्वेंसी हमने अभी 90 सेट किया, तो ये 90 के साथ रेजोनेंस करता है, ये 90 के साथ रेजोनेंस करता है और यही वाला गाना सुनाई देता है। इन दोनों के साथ रेडियो रेजोनेंस नहीं करता, इन दोनों के साथ ये भी फ्रीक्वेंसी एंटीना पे आके गिरता है, ये भी फ्रीक्वेंसी एंटीना पे आता है, ये वाला फ्रीक्वेंसी भी एंटीना पे आता है और ये वाला फ्रीक्वेंसी भी एंटीना पे आता है। लेकिन एंटीना जो रेडियो के अंदर का सर्किट है वो किस फ्रीक्वेंसी पे सेट किया है हम लोगों ने, 90 पे। देखो यहां से इस चैनल से भी फ्रीक्वेंसी आया, मतलब ये नांदेड़ है समझो, ये परभनी का फ्रीक्वेंसी है, और ये ऐसा हर एक गांव से अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रहा है, हर एक गांव से हर एक चैनल है। नांदेड़ से एक नांदेड़ का स्टेशन है, परभनी में भी एक रेडियो का स्टेशन है, तो हर एक गांव से रेडियो का फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो एक गांव का फ्रीक्वेंसी आ रहा है 90 पे, एक का आ रहा है 94 पे, एक का आ रहा है 98 पे। अब ये तीनों भी आएगा ना, इस एंटेना पे तीनों भी गिरता है, तो एंटीना कौन सा फ्रीक्वेंसी बजाएगा, एंटीना कौन सा फ्रीक्वेंसी बजाएगा। तो अंदर का सर्किट का फ्रीक्वेंसी कितना सेट किया है हम लोगों ने, 90। तो अंदर का सर्किट रेजोनेंस किस पे होता है, 90 पे रेजोनेंस होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी भी इस पे गिरता है, ये भी गिरता है, ये भी गिरता है। लेकिन ये 90 जब गिरता है तब 90 वाले का वाइब्रेशंस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर का भी फ्रीक्वेंसी 90 है। क्यों? क्योंकि अंदर का भी फ्रीक्वेंसी 90 है, इसका भी 90 है। तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ अंदर का सर्किट क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होता है। ये जो वाइब्रेशंस आता है इस पे, ये वाइब्रेशन ही रहता है। ये जो वाइब्रेशन आता है इसके साथ अंदर का सर्किट क्या करता है, रेजोनेंस करता है, और इसमें से जो साउंड आ रहा है वो बहुत बड़ा एम्पलीफाई होता है। ये वाला भी वेव इस पे गिरता है, ये वाला भी वेव गिरता है, लेकिन ये वाला वेव इसके साथ रेजोनेंस करता है, क्योंकि अंदर का सर्किट हमने किस पे सेट किया है, 90 के साथ। तो ये वाला रेजोनेंस करता है, तो इसमें जो साउंड छुपा के हमने ये स्टेशन से भेजा है, इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, तेरे बिन इसमें मिक्स करके आ रहा है। तो ये इसका रेजोनेंस होगा, तो इसके साथ जो साउंड आ रहा है उसका रेजोनेंस होता है, वो वाला साउंड बड़ा होता है। रेजोनेंस होता है मतलब एम्पलीट्यूड बड़ा, मतलब साउंड बड़ा, वो वाला साउंड बड़ा होता है। तो स्पीकर से यही गाना सुनाई देता है। तो स्पीकर से यही गाना सुनाई देता है, मतलब रेडियो पे क्या ये वाला और ये वाला फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा क्या? रेडियो के एंटेना पे ये भी फ्रीक्वेंसी जाता है, ये भी जाता है, लेकिन रेडियो इसके साथ रेजोनेंस करता है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड रहता है बड़ा होता है। इसका जो एम्पलीट्यूड मतलब आवाज, जितना एम्पलीट्यूड बड़ा उतना आवाज ज्यादा आता है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड रहता है वो बड़ा होता है, तो इसका ही साउंड सुनाई देता है, इसका ही साउंड स्पीकर में से आता है, ये वाला साउंड नहीं आता। अगर एक गोल 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 घुमाया, गोल 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 घुमाया और 94 पे लाया, 94.3 हर्ट्ज पे लाया, ये वाला काटा 94.3 पे लाया, तो 94.3 के साथ ये रेजोनेंस करेगा। तो इसका साउंड सुनाई देता है, इसका साउंड नहीं सुनाई देता। ओके, थोड़ा समझाए तो इतना ही समझाना था मुझे, ज्यादा नहीं समझाना था। तो क्या, एट ए टाइम इतना याद रखो, देखो रेडियो पे क्या होता है, एट ए टाइम तीनों फ्रीक्वेंसी इस पे गिरता है। अगर अंदर का फ्रीक्वेंसी और बाहर का फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होता है और यही वाला साउंड स्पीकर से सुनाई देता है। रेजोनेंस पे काम करता है रेडियो, इतना सेंटेंस भी रखा याद तो चलता है। रेजोनेंस पे काम करता है रेडियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, सोनोमीटर, मेल्डेज एक्सपेरिमेंट, लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट, ट्रांसवर्स अरेंजमेंट, सब मैंने पहले ही बोल दिया है तुमको। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उसके बाद लिखो एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस।
बाकी के जितने तुम्हारे फ्रेंड्स है, दोस्त लोग हैं, सबको बोलो लेक्चर्स देखने को, बहुत टाइम हो गया। हाँ? बस हेडिंग लिखो, रेडियो। रेडियो बस हेडिंग लिखो, और कुछ ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है उस पे। रेडियो का बस हेडिंग लिखो, और कुछ ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। ओके। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स है, दोस्त लोग हैं, सबको बोलो लेक्चर्स देखने को। अभी जस्ट अपना छोटा छोटा सिटीज में अभी जस्ट केसेस दिख रहा है, सब जगह पे फिनोमिनन दिख रहा है। अभी कल लास्ट के 2-3 दिन में लातूर में केसेस बढ़ा है, अहमदपुर में केसेस दिख रहा है, परभणी में बढ़ा है, कोल्हापुर में बढ़ा है, इचलकरंजी में बढ़ा है। मतलब जहां पे मैं रहता हूँ उधर के गांव है ये। छोटा सिटी ऐसे ही छोटे सिटीज है। तो अभी छोटे सिटीज में केसेस बढ़ रहा है। तो बाहर मत घूमो, अपना क्लास कब चालू होता है कुछ पता नहीं, लेकिन घर पे एकदम अच्छा पढ़ाई करो। बाकी जो लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे उनको भी बोलो लेक्चर्स देखने को, ठीक है। चलो, क्या है। और तुमको अगर लगेगा ये बहुत परेशानी है तो ये अच्छा भी है। देखो क्यों अच्छा है ये भी मैं बोलता हूँ। हाँ, फिजिकल तुम लोग मिस कर रहे हो, मैं भी मिस कर रहा हूँ। वो है, डिफिकल्टी है अभी ये इधर ऑनलाइन में, थोड़ा डिफिकल्टी है। मतलब मजा नहीं आता। डिफिकल्टी मतलब क्या, सब तो समझता है, समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मजा नहीं आता, इतना ही प्रॉब्लम है। और घर पे थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, तुम लोग बैठे हो, कोई इधर से आता है उधर से आता है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है। तो हेडफोन लगाने का, हेडफोन लगाओ। और कहाँ पे, घर पे घर वाले कोई नहीं आते, वहां पे जाके बैठ के लेक्चर्स देखो। इसमें अच्छी बात भी बताता हूँ मैं। देखो क्या गुड गुड थिंग क्या है, गुड थिंग क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन के साथ उनको एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा है। एक तो कंसंट्रेशन नहीं होता पूरा 1 आवर, कंसंट्रेशन भी होता है तो घर पे पढ़ाई नहीं हो रहा। तुम्हारे लिए भी ये प्रॉब्लम है, और बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रॉब्लम है। घर पे पढ़ाई नहीं हो रहा है, जितना फिजिकल लेक्चर करने के बाद होता था अब उतना पढ़ाई नहीं हो रहा। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, डिफिकल्ट टाइम है, डिफिकल्ट टाइम में नॉर्मल लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। जो नॉर्मल लोग है, एवरेज लोग है, जिनको डिफिकल्टी से डर लगता है, वो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोग क्या करो, डट के पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। डिफिकल्टी तो सबको आई है, सब स्टूडेंट्स को आई है, लेकिन डिफिकल्टी आई है इसलिए पढ़ाई नहीं करेंगे, उनका क्या हो जाएगा, स्कोर कम आएगा। तुम लोग डिफिकल्टी आई है इसलिए डरो मत, पढ़ाई करते रहो, मेरिट पक्का कम आ जाएगा तुम्हारे। साल का तुम जिस साल एग्जाम दोगे उस साल का पक्का मेरिट कम आएगा। इस साल का भी आएगा ऐसा ही मुझे लगता है, नेक्स्ट ईयर का भी आएगा जब तुम लोग एग्जाम दोगे। क्योंकि बहुत लोगों को क्या हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा, ऑनलाइन से एडजस्ट नहीं हो रहे। बहुत टीचर्स भी टीच नहीं कर पा रहे ऑनलाइन, या फिर टीच करके छोड़ दे रहे। होमवर्क किया क्या नहीं किया वो चेकिंग पॉसिबल नहीं हो रहा। पेपर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पेपर देते वक्त भी कॉपी कर रहे हैं, पेपर देते वक्त बुक लेके बैठते हैं। तुम लोग ऐसा मत करो। तो बुक लेके बैठ रहे तो उनका लॉस हो रहा है, उनको समझ नहीं रहा कि कितना एक्चुअल मार्क्स आया। तुम लोगों में से भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम लोग बहुत शाने हो। बुक लेके बैठते हैं, फॉर्मूला लेके बैठते हैं, पेपर देते हैं, तो उनको गलत लग रहा, गलत फहमी है कि मार्क्स ज्यादा आ रहा है, तो उनको नहीं आ रहा, उनका फेलियर होने वाला है। लेकिन तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, एक तो पढ़ाई करो अच्छे से, पेपर एकदम सीरियसली देने का। पेपर कैसा देने का, एकदम सीरियसली, बुक लेके, चेकिंग करते वक्त उल्टा सुल्टा चेक करने का।
रॉन्ग है फिर भी करेक्ट देने का। ऐसा अगर तुम लोग करोगे तो फिर तुमको समझेगा नहीं कितना स्टडी हुआ है, तो स्कोर अच्छा नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, तो उनको करने दो, अच्छा है, उनको करने दो, तो मेरिट कम आएगा, मेरिट कम आएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफिकल्टी है, इसलिए बस रोने का ही नहीं, डिफिकल्टी है तो अच्छा भी है, मेरिट कम आएगा, मेरिट कम आएगा, तुम लोग पढ़ाई करोगे, तुम्हारा थोड़ा मार्क्स जितना आ रहा है उससे थोड़ा बढ़ जाएगा, बाकी लोगों का मार्क्स कम हो जाएगा, तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा डिफिकल्टी आया है इसलिए रोने का नहीं, उसका बेनिफिट क्या है ऐसा सोचो और उस तरीके से काम करो। ओके चलो। ऊपर बालकनी में बैठो, किधर बैठना है उधर बैठो, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर देखने का, पेपर भी फुल लॉयल्टी के साथ देने का, इधर उधर देखने का नहीं, चीटिंग वीटिंग कुछ करने का नहीं पेपर देते वक्त, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छा स्कोर आएगा। ओके चलो। और अब देखो, अब पिकअप हो रहा है, छोटे छोटे सिटीज में नंबर ऑफ केसेस बढ़ने वाले हैं अभी, अच्छा, शायद मेरे ख्याल से तो अभी स्टार्ट हो गया, स्मॉलर सिटीज में अभी केसेस आना स्टार्ट हो गया। तुम लोगों को लगेगा कि ये मेरा गांव क्या छोटा है, अहमदपुर है, इधर केस नहीं आएगा, पुणे मुंबई में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हर एक सिटी में आने वाला है, हर एक सिटी में 50-60% पॉपुलेशन को होने वाला है, तो सेफ रहो, घर पे रहो, लेकिन पढ़ाई करो। ठीक है, क्लास चालू होने में शायद मुझे लगता है अभी टाइम है। ओके चलो, तो कैसा है एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, चलो नेक्स्ट लिखो। एडेप्ट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। उसमें फर्स्ट क्या है, टू फाइंड आउट अननोन फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, टू फाइंड आउट अननोन फ्रीक्वेंसी, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, तो उसमें लिखो क्या, फर्स्ट टू फाइंड आउट अननोन फ्रीक्वेंसी। अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए रेजोनेंस यूज होता है, जैसे कि सोनोमीटर, सोनोमीटर तो ऐसा होता है, इसके ऊपर एक ऐसा वायर रहता है, इधर ऐसा फोर्क लगाने का, वायर के बाजू में रखने का, फोर्क को बजाने का, वायर के बाजू में रखने का। जब रेजोनेंस होगा तब क्या होता है, जब रेजोनेंस होगा तब क्या होता है, ये वायर के ऊपर हमने पेपर का टुकड़ा रखा है, पेपर का टुकड़ा ऐसा करके, ये ऐसा पेपर वी शेप का पेपर, पेपर का ऐसा स्ट्रिप निकालने का, पेपर का ऐसा स्ट्रिप निकालने का, उसको बेंड करने का, तो ये वो उधर रखने का। तो जब रेजोनेंस होगा, ये स्ट्रिप उड़ के गिरता है, उसको राइडर बोलते हैं, राइडर उड़ के गिरता है। तो जब रेजोनेंस होता है तब क्या होता है, फोर्क का फ्रीक्वेंसी और वायर का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तो वायर का फ्रीक्वेंसी हम लोगों को पता चलता है, रेजोनेंस हो रहा है, मतलब इसका 200 हर्ट्ज है, तो वायर का भी कितना है, 200 हर्ट्ज है, तो वायर का भी फ्रीक्वेंसी कितना है, 200 हर्ट्ज है। तो रेजोनेंस से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पता चलता है। रेजोनेंस से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस है, दोनों के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस मतलब ये उड़ता है, रेजोनेंस हो रहा है मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तो इसका 200 है तो इसका भी कितना रहेगा, 200 रहेगा। तो वायर का फ्रीक्वेंसी पता नहीं था, वो पता चला, तो अननोन फ्रीक्वेंसी पता चलता है। सेकेंड क्या है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में, सेकेंड है रेडियो, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने, लिखो बस रेडियो, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, रेडियो। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ साउंड, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है चलो, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, होलो वुडन बॉक्स, लिखो बाद में बोलता हूं मैं क्या है ये, होलो वुडन बॉक्स।
hollow wooden box, hollow wooden box is used for musical instruments. Hollow wooden box is used for musical instruments. Hollow wooden box is used for musical instruments. Hollow wooden box is used in musical instruments. कौन सा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है तो उसमें क्या रहता है, होलो वुडन बॉक्स रहता है. क्यों रहता है होलो वुडन बॉक्स? के वजह से क्या होता है, अंदर का एयर और इक्विपमेंट रेजोनेंस करता है, इसलिए बड़ा साउंड प्रोड्यूस होता है. इसलिए क्या होता है, बहुत बड़ा साउंड प्रोड्यूस होता है. तो देखो ऐसा है, अपना पास गिटार है, ऐसा गिटार है, ऐसा अपने पास गिटार है ऐसा. तो यहां पर गिटार में क्या रहता है, होल रहता है. यहां पर गिटार में क्या रहता है, होल रहता है. गिटार का तुम लोग गूगल पे इमेज देखो या फिर गिटार देखा है तो देखो क्या रहता है, यहां पर होल रहता है. होल क्यों रहता है, अगर वायर इधर है और वायर को इधर प्लग किया तो यहां भी वायर उतना ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है और होलो बॉक्स के ऊपर भी उतना ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, लेकिन साउंड बहुत बड़ा आता है, साउंड बहुत बड़ा सुनाई देता है. क्यों, यहां पर अगर वही वायर इधर है, ये वायर यहां पे लगाई हवा में, वुडन बॉक्स नहीं है, लकड़ी का बॉक्स नहीं है, यहां पर वुडन बॉक्स के ऊपर लगाई तो यहां पर फ्रीक्वेंसी और यहां पर फ्रीक्वेंसी वायर से तो उतनी ही आती है, लेकिन यहां से साउंड बड़ा आता है. क्यों, क्योंकि यहां पर प्लग किया तो अंदर का एयर, ये वुडन बॉक्स के अंदर का एयर रहता है, हवा है, वो एयर और ये वाला वायर, ये दोनों रेजोनेंस फॉर्म करते हैं. ये दोनों क्या होते हैं, रेजोनेंस में जाते हैं. ये दोनों रेजोनेंस में जाते हैं तो बहुत बड़ा साउंड सुनाई देता है. तो अच्छा साउंड, बहुत बड़ा साउंड सुनाई देता है. तो यहाँ वायर जितना साउंड प्रोड्यूस करता है, अकेला वायर है और वायर ऑन दी वुडन बॉक्स है, तो वायर ऑन दी वुडन बॉक्स बड़ा साउंड प्रोड्यूस करता है. तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमेशा होलो बॉक्स रहता ही है, होलो वुडन बॉक्स रहता ही है. वीणा है, वीणा भी वैसा ही रहता है. वीणा कैसा रहता है, वीणा किधर रहता है, वीणा सरस्वती का फोटो रहता है उस, तो सरस्वती के पास जो रहता है वो वीणा रहता है, ऐसा वाला. ऐसा ये वाला ऐसा वीणा रहता है. तो इधर ऊपर वायर वायर रहता है, ऐसा इधर ऊपर वायर रहता है और ये होलो वुडन बॉक्स रहता है. हर एक इक्विपमेंट का वुडन बॉक्स का स्टाइल अलग रहता है, उसके हिसाब से तो आवाज थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आता है. तो ये होलो वुडन बॉक्स बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी रहता है, इसको भी रहता है, तबला को भी रहता है. तबला कैसा रहता है, देखो ऐसा, ये ऐसा है तबला, इस पे आवाज प्रोड्यूस होता है, तो इस पे आवाज प्रोड्यूस होता है. तो इस पे ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन लगाने का और नीचे कुछ भी नहीं रखने का, इसको स्ट्रेच करने का, ऊपर का जो चमड़ी है, मेम्ब्रेन है, वो स्ट्रेच करने का और नीचे कुछ भी नहीं लगाने का. लेकिन वैसा नहीं रहता, नीचे ऐसा डब्बा रहता है, नीचे ऐसा डब्बा रहता है. तो डब्बे का भी काम रहता है म्यूजिक प्रोड्यूस करने में. ये वाला डब्बा अलग रहता है, ये वाला डब्बा अलग रहता है, ये वाला डब्बा बड़ा रहता है, कुछ कुछ उसमें अलग साउंड प्रोड्यूस होता है. फिर ये ब्लैक ब्लैक किया हुआ रहता है, यहाँ पे इंक रहता है, वो इंक का भी कुछ काम रहता है, अच्छा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है. फिर यहाँ पे इंक रहता है ना तबला में, उसका भी फ्रीक्वेंसी अच्छा प्रोड्यूस करने में कुछ काम रहता है. यहाँ पर भी इंक रहता है. ये डब्बा के डब्बे का काम क्या है, वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, बड़ा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है वो. ठीक है, चलो फाइनल लिखो, फाइनल एप्लीकेशन. टू एनालाइज म्यूजिकल नोट, एनालाइज मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, एनालाइज करना मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, मतलब पहला एप्लीकेशन और लास्ट का एप्लीकेशन दोनों सेम है. तो चलो फिफ्थ लिखो, टू एनालाइज म्यूजिकल नोट, टू एनालाइज म्यूजिकल नोट, टू एनालाइज म्यूजिकल नोट. टू एनालाइज म्यूजिकल नोट.
ठीक है, चलो फाइनल पार्ट। चलो फाइनल पार्ट लिखो। डिसएडवांटेजेस ऑफ, चलो चलो लिखो फटाफट, टाइम हो रहा है, डाउट्स भी करना है। डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूजिकल, सॉरी, डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस। डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस। तो फर्स्ट लिखो, सोल्जर्स, सोल्जर्स लिखो, सोल्जर्स मार्चिंग ऑन अ ब्रिज, सोल्जर्स मार्चिंग ऑन अ ब्रिज। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? सोल्जर मार्चिंग ऑन अ ब्रिज। ओके, सोल्जर्स अभी क्या कर रहे हैं? ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से जा रहा है, ऐसा ब्रिज है, ऐसा ब्रिज है, और इधर ऐसा सोल्जर जा रहे हैं, ऐसा परेड जा रहा है उनका, ऐसा उनका परेड जा रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट करके, दन 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 दन। ओके, ऐसा उनका परेड जा रहा है, और यहां पर एक ब्रिज है। तो क्या होता है? हेडिंग लिखा, सोल्जर्स मार्चिंग ऑन अ ब्रिज। तो सोल्जर्स ऐसा इधर ब्रिज पर से जा रहे हैं, तो ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यहां पर रिजिड सपोर्ट, यहां पर रिजिड सपोर्ट, बीच में ये ब्रिज है, तो ब्रिज का भी खुद का वाइब्रेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहता है, जैसा स्ट्रिंग रहता है वैसा ही ब्रिज का भी फ्रीक्वेंसी रहता है। या ऐसा जैसा स्ट्रिंग का रहता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है ना, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वैसा ही ये ब्रिज है, इसको भी बीच में कुछ सपोर्ट नहीं है। समझो बीच में सपोर्ट भी है, समझो अगर बीच में सपोर्ट भी है तो भी वाइब्रेशन तो होने वाला ही। सपोज इधर सपोर्ट है, ब्रिज को इधर सपोर्ट है, तो इधर वाला अलग वाइब्रेट होगा, इधर वाला अलग वाइब्रेट होगा, ऐसा होगा ना। तो ये वाला जो पार्ट है, इसका अपना अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहता है, अपना अपना, वो ऊपर नीचे उसका उसका वाइब्रेशन रहता है, इधर सपोर्ट, नोड नोड, और बीच में वाइब्रेशन होते रहेगा। तो इस ब्रिज का अपना अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहता है, यहाँ पे सपोर्ट हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है सपोर्ट देने के बाद, लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो रहता ही है। तो क्या होता है? when natural frequency of bridge is equal to frequency of soldiers, what happens when natural frequency of bridge is equal to frequency of soldiers? तो ये ब्रिज का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, ब्रिज ऐसा ऊपर नीचे बहुत वाइब्रेट करता है, और ब्रिज पस टूट जाता है, और ब्रिज क्या होता है? ब्रेक होता है। अब ये हाइपोथेटिकल लगेगा, लेकिन गूगल पे तुम लोग सर्च करके देखो, एक हाथ तुमको वीडियो भी मिल सकता है। ओके, एक हाथ तुमको वीडियो भी मिल सकता है, यूट्यूब पे मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये रियल केस ऐसा होता है। सोल्जर्स मार्चिंग ऑन अ ब्रिज, सोल्जर्स का फ्रीक्वेंसी लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसा चलते हैं ना, तो उनका पैर का फ्रीक्वेंसी, वॉकिंग का फ्रीक्वेंसी और ब्रिज का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, तो ब्रिज क्या होगा? कोलैप्स होता है। तो जब भी सोल्जर्स ब्रिज पर से जाते हैं, तब उनको रिलैक्स होने को बोलते हैं, उनको परेड में लेके नहीं जाते, उनको रिलैक्स होने को बोलते हैं। तो हर एक का फुट, हर एक का पाव अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे गिरेगा, तो इसका अलग फ्रीक्वेंसी रहेगा, इसका अलग रहेगा, फिर इसका अलग फ्रीक्वेंसी रहेगा। हर एक सोल्जर फिर वॉक एक ही साथ नहीं करेगा, तो अलग फ्रीक्वेंसी होता है, तो फिर ब्रिज नहीं गिरता। लेकिन एक ही साथ अगर वो परेड में जा रहे, लेफ्ट राइट लेफ्ट करके परेड में जा रहे, तो क्या होगा? अगर इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा, तो ब्रिज गिरेगा। ठीक है, ओके। तो लिखो, सोल्जर्स मार्चिंग ऑन अ ब्रिज लिखा, उसके नीचे लिखो, if frequency of if frequency of,
ए फ्रीक्वेंसी ऑफ फुटफॉल्स, फुटफॉल्स, फुटफॉल्स मतलब पाँव जब गिरता है वो उसको बोल रहा हूं मैं। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ फुटफॉल्स is equal to natural frequency of breach if frequency of footfalls, foot मतलब foot, fall मतलब गिरेगा, frequency of footfalls is equal to, if frequency of footfalls is equal to frequency of, if frequency of footfalls is equal to natural frequency of breach, if frequency of footfalls is equal to natural frequency of breach, then bridge may collapse, then bridge may collapse due to resonance, then bridge may collapse due to resonance. ठीक है, चलो। If frequency of footfalls is equal to natural frequency of bridge, then bridge may collapse. अगर ये क्लासरूम है, देखो क्लासरूम है, ये भी यूट्यूब पे वीडियो हो सकता है, देखो इसका भी है क्या, और इसमें समझो स्टूडेंट्स बैठे, यहाँ पर इसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो जो ऊपर का रूफ रहता है, ऊपर का रूफ, तो रूफ का भी अपना एक फ्रीक्वेंसी रहता है, जो यहाँ पर और यहाँ पर सपोर्ट्स है और इधर रूफ है। अपना जो क्लासरूम है उसको सोचो तुम लोग, उसका एग्जांपल सोचो, जो अपना शेड है, ब्लू कलर का शेड है, उसका एग्जांपल सोचो। क्या यहाँ पर रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर रिजिड सपोर्ट है और ऊपर छत है, तो छत का भी फ्रीक्वेंसी रहेगा सिमिलर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैसा ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी करता है, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी रहेगा। ओके, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी रहेगा ऊपर नीचे, ऐसा ऐसा ऐसा। तो तुम लोग इधर नीचे बैठे हो, एक बार तुम लोग यहाँ पर इधर नीचे बैठे हो ऐसा, पर वो अपने नसीब में नहीं है अभी इधर क्लासरूम में बैठ के पढ़ने का, लेकिन इमेजिनरी, अगर हम लोग क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, सपना देख रहे हैं अभी, क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं और ऊपर है छत है, तो ये रूफ का भी अपना अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहता है। अगर रूफ का फ्रीक्वेंसी, और तुम लोगों को मैं बोला कि क्लैपिंग करो, ऐसा क्लैपिंग क्लैपिंग तालियां बजाने का, तो तुम लोगों को एक साथ ताली बजाने का, मार्चिंग कैसा चल रहा है वैसा ही एक साथ सब बजाए, टम टुट टुट, एक साथ सब लोग बजाने का। तब अगर क्लैपिंग का फ्रीक्वेंसी और रूफ का फ्रीक्वेंसी सेम है तो रूफ गिर जाएगा, रूफ तुम्हारे उस पे गिर जाएगा, उस पे मतलब तुम्हारे बैग पे। तो अगर तुम्हारा क्लैपिंग का फ्रीक्वेंसी और रूफ का नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, तो रूफ फस गिर जाएगा। ठीक है, ये भी देखो। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, रूफ, रूफ ROOF, रूफ में कोलैप्स, रूफ में कोलैप्स बोल दो ओमकार, एक मिनट ओमकार बोलता हूं मैं, रूफ में कोलैप्स if frequency of clapping is same as natural frequency of roof, roof may collapse if frequency of clapping is same as frequency of roof, frequency of clapping is same as frequency of roof। ओके चलो, अभी ये ओमकार क्या बोल रहा है, कुछ तो एग्जाम्पल बोल रहा है कि लड़की गाना गाती है और ग्लास को फोड़ती है। हाँ हो सकता है ऐसा, ऐसा मैंने यूट्यूब पे देखा है एग्जाम्पल, ये भी रेजोनेंस का ही है, ये मैं लिख के नहीं देता, ये एग्जाम्पल तुमको मिलेगा यूट्यूब